हेलो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनर्शिया एंड मोशन स्लो, तो इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं कंजर्वेशन जो है ऑफ लिनियर मोमेंटम, यह होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, तो ये होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु एक लिनियर मोशन में मोशन कर रही है, गति कर रही है, और वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से जो बाह्य बल है वो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही बाह्य बल लगाया जाता है उस पर, तो उसके मोशन में चेंजिंग आ जाती है, तो वो उसका जो संवेग उसमें जो प्रोड्यूस हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो संरक्षित नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, इसी प्रकार से हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम की उत्पत्ति, अर्थात रियलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो ये जो लिनियर मोमेंटम है, हम जो इसको ड्राइव करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करते हैं, यानी कि एक कण के लिए बात करते हैं। तो एक कण के लिए जब हम इसमें बात करेंगे तो हम इसमें मान लेंगे कि यदि किसी कण पर F बल लगा है, कितना बल लगा है? F बल लगा है। यदि किसी कण पर F बल लगा है और वो डेल्टा टी टाइम तक लगता है, किसी कण पर F बल लगा है, डेल्टा टी टाइम तक लगता है, तो F बल लगने के कारण डेल्टा टी समय में उसके संवेग में परिवर्तन जो हो जाता है वो डेल्टा पी का हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? कि कोई कण है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर F बल लगाते हैं और कब तक लगाते हैं? डेल्टा टी टाइम तक, डेल्टा टी टाइम तक। जब ये बल इस डेल्टा टी टाइम तक लगता है तो उस समयांतराल में, उस काल पीरियड में उसके संवेग में डेल्टा पी परिवर्तन हो जाता है। तब न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार अगर हम बात करें, किसके बात करें हम? न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो F है, ये जो F है हमारा, जो उस पर फोर्स लगाया गया है, ये F इक्वल टू होता है डेल्टा पी, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है? सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि वस्तु पर जो लगाया गया फोर्स F है उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यदि हम मान लें कि कण पर जो बाह्य बल है, कण पर, ठीक है, कण पर कौन सा बल? बाह्य बल। यदि हम मान लें कि कण पर बाह्य बल F वेक्टर इक्वल टू 0 है, अभी तो हम इसमें बल लगा रहे थे, अब इस बल को हम 0 कर दें। कितना कर दें हम? 0 कर दें, तो उस स्थिति में F की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, अर्थात F इक्वल टू कितना है? डेल्टा P है वेक्टर अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ये F की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तब इस कंडीशन में ये डेल्टा T इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा P यानी कि जो संवेग में परिवर्तन है वो भी कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो अब इस डेल्टा P इक्वल टू जो 0 हो गया है, इसी को डेल्टा को, ये क्या है? डिफरेंशियल के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं या P वेक्टर इक्वल टू नियतांक। नियतांक, बात समझ में आ गई या नहीं? यानी कि ये नियतांक के बराबर होगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी कण पर जो कार्यरत कुल बाह्य बल है, जो बाहर से हमने बल लगाया था F, ये वाला बल, वो अगर शून्य हो जाता है, F इक्वल टू शून्य हो जाता है, तो तब उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लिनियर मोमेंटम। के लिए बात की थी, यदि हम इसी बात को दो कणों के लिए हम रखें, किसके लिए बात करें? हम दो कणों की अगर यहाँ पर बात करें तो हम सेकंड पॉइंट लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि दो कणों के लिए
दो कणों के निकाय, दो कणों के द्वारा क्या बनेगा, एक निकाय बनेगा। दो कणों के निकाय के लिए, निकाय के लिए यानी कि दो कण हैं जिन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो तब उस कंडीशन में ये लिनियर ऑफ मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लिनियर मोमेंटम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कंजर्व रहेगा या कंजर्व नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना, क्या कर लेते हैं, माना जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लें बच्चों, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करते रहें। इसको मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ तो इसको आप लिख सकते हैं कि माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है। कोई निकाय जो है, कोई सिस्टम है, जैसे मान लिया एक ये ए है और एक ये बी पॉइंट है। ये एक निकाय, एक कण है और दूसरा कण ये एक सिस्टम बन गया, इन दोनों को मिला दिया तो हमने, ठीक है। ये कोई एक सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है, ये दो कणों से मिलकर बना है। परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण पहले कण पर, जो पहला कण कौन सा है हमारा, ये है और ये दूसरा कण है, पहले कण पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, ठीक है। पहले कण द्वारा लगने वाला जो बल है वो कितना है, पहले कण पर दूसरे कण द्वारा, देखो पहले कण पर लगेगा दूसरे कण के द्वारा, इस प्रकार से इधर की ओर लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं, इधर की ओर। ये कितना मान लिया हमने, ये है F1। इसी प्रकार से दूसरे कण पर, ये दूसरा कण है, इस दूसरे कण पर पहले कण द्वारा जो लगने वाला बल है वो इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा इस पर। तो ये कितना मान लें, ये मान लें F21। ये दो बल हैं, एक बल पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर हो गया, दूसरा बल दूसरे कण के द्वारा पहले बल पर हो गया, पहले वाले कण पर हो गया। अब इस कंडीशन में इन दोनों बलों के कारण, कौन कौन से बल, F12 और F21, इन दोनों बलों के कारण डेल्टा टी समय में पहले कण के संवेग में कितना परिवर्तन होगा। हम मान लें कि पहले कण के संवेग में डेल्टा P1 परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पहले कण के संवेग में परिवर्तन हो जाता है और जब पहला कण दूसरे पे लगाता है यानी कि F21 बल लगता है, तो उस कंडीशन में हमने मान लिया कि इस कण के संवेग में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा P2 होता है। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, आ गई बात समझ में। डेल्टा P2, ये जो परिवर्तन है वो दूसरे कण के कारण है, ये परिवर्तन पहले कण के कारण है। समय अंतराल कितना है दोनों का, डेल्टा टी। डेल्टा टी में ये परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा टी में ये परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम लगाते हैं। इसमें क्या कहेगा न्यूटन का सेकंड लॉ कि F12 पहला वेग बल जो लगा था हमारा F12 था, ये बराबर होगा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, जो हमने अभी पिछले उसमें किया था, जो हमारा पिछला था एक कण के लिए हमने जो बात की थी उसमें ऐसे ही लिखा था, डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये P जो है पहले के लिए P1 होगा तो यहाँ पे P1 लगा देते हैं। तो F12 फोर्स जो होगा वो इज इक्वल टू होगा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दूसरे कण के लिए। तो दूसरे कण के द्वारा जो बल लगा दूसरे कण पर वो लगा पहले कण के कारण F21 वेक्टर इज इक्वल टू, इसके कारण जो उसमें परिवर्तन हुआ डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी हुआ। ये परिवर्तन हुआ है, पहले का कारण ये परिवर्तन हुआ कितने समय में, डेल्टा टी समय में। बात समझ में आ रही होगी आपकी, क्लियर हो गया नहीं। अब ये तो हमने बात कर ली कि F12 F21 ये दोनों सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब
एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है। दोबारा समझ लें क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, कहता है कि जब कोई पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है जितना कि पहली वस्तु दूसरी पर लगा रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये दूसरी वस्तु इस पहली वस्तु पर ये जो बल लगा रही है F12, तो ये पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी F21। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका मतलब है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा F21 वेक्टर। अब इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा यहाँ माइनस साइन लगाकर। इससे पता चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन, ये दोनों बराबर तो है परिमाण में, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन हमने अभी देखा है कि F12 बराबर तो ये है और F21 बराबर ये है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दें और इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाता है डेल्टा P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P2 वेक्टर अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर बात आती है माइनस साइन की, तो ये माइनस साइन यहाँ पर लगा देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा P2 वेक्टर अपॉन डेल्टा T। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये माइनस का है, तो इस माइनस के साइन को इधर ले आते हैं, यानी कि इस पूरे माइनस वाले जो हमारा ये पद है, इस पद को हम इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है डेल्टा P वेक्टर P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा T, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा डेल्टा P2 वेक्टर अपॉन डेल्टा T, और इज इक्वल टू बच जाता है 0। कितना हो जाता है, इधर 0 बच जाता है। अब हमने क्या किया कि ये डेल्टा है, इस डेल्टा को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाता है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और अपोन में हमने देखा कि यहाँ पर डेल्टा T और यहाँ भी डेल्टा T है, तो दोनों सेम है, इसको लेते हैं हम एलसीएम के रूप में। क्लियर हो गया। डेल्टा T से डेल्टा T कटा तो ऊपर का बचा, फिर डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया तो फिर ऊपर का बचा, उसमें से हमने डेल्टा बाहर ले लिया है, तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू की डेल्टा ब्रैकेट में P1 वेक्टर प्लस P2 अपॉन डेल्टा T, और इज इक्वल टू चल रहा है 0। कितना चल रहा है, 0। अब यहाँ पर इस डेल्टा T को तो ले गए हम 0 की तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो डेल्टा T है, जब इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। क्लियर हो गया। ये हो गया डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो बराबर है, ये डेल्टा जब 0 की तरफ जाएगा तो इसको कहते हैं नियतांक, यानी कि ये दोनों वैल्यू नियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियत, यानी कि इसे कहेंगे हम नियतांक। इसका मतलब ये जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है जो हमने ये लिखा है कि P1 प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि दो जो कण थे हमारे, दोनों का जो संवेग था, उनका जो योग है वो कितना हो गया कि नियतांक हो गया। कब, जब दो कणों ने एक, ये जो हमने दो कण लिए थे, एक ए कण था एक बी था, अर्थात एक पहला कण ये दूसरा कण था, इन दोनों ने मिलकर एक निकाय, एक सिस्टम बनाया। तो ये वाला कण इस पे बल लगा रहा था और ये कण इस पे बल लगा रहा था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो कैसा हो गया, ये इस पे लगा रहा और ये इस पे लगा रहा है, बाहर की ओर लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल हो रहा है। इन्होंने एक सिस्टम है, निकाय बना हुआ है दोनों का। तो जब ये बल लगाते हैं तो इनकी स्थिति में, यानी कि इस कंडीशन में जो इनके संवेग में परिवर्तन हुआ, तो वो जो परिवर्तन है वो यहाँ पर आके क्या हो गया, ये नियत हो गया। यानी कि उन दोनों के संवेग में जो परिवर्तन, इन दोनों के संवेग के योग का जो परिवर्तन है वो क्या हो गया, नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में
दो कणों के निकाय का रेखीय संवेग स्थिर रहता है, अर्थात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार से कोई निकाय अगर n कणों से मिलकर बना है, कितने कणों से? यदि कोई निकाय कितने कणों से मिलकर बना है? n कणों। अभी तो दो कणों से मिला था, अब हम मान लें कि n कणों से मिलकर बना है, बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है नहीं? यदि कोई निकाय जो है, कोई सिस्टम हमने जो अभी दो कणों से मिलकर बनाया था वो n कणों से मिलकर बना है, तो उस स्थिति में उसमें जो उसके संवेगों में जो परिवर्तन होंगे वो कितना होगा? देखो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर डॉट 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 कहाँ तक? pn वेक्टर तक। देखो ठीक है, n कण है तो n वेक्टर तक होगा उनके संवेग, रेखीय संवेग जो होगा। तो इस बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो रेखीय संवेग है वो कितना होगा? p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर डॉट 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 pn वेक्टर इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। किसके बराबर होगा? ये नियतांक के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो